हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो फूड इंस्पेक्टर पिछले टॉप 10 लोग की लिस्ट है, बहुत ही मुश्किल से मिली है फ्रेंड, उसको बताऊंगा एक चीज़। सेकंड ये बताऊंगा आपको कि जो खाद्य अधिनियम जो 2017 में पूछा गया है फूड इंस्पेक्टर का, क्योंकि मैंने पिछले समय जो सॉल्वर पेपर डाला था उसमें क्या है कि खाद्य अधिनियम का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था। तो इस पेपर में मैं खाद्य अधिनियम के सॉल्व पेपर को भी बताऊँगा। और इसके बाद हर दिन मैं क्या बोलते हैं एक पेपर जो फूड इंस्पेक्टर का पिछले समय सॉल्वर पेपर 2017 का है। फिर उसके बाद क्योंकि 2017 में दो एग्जाम हुए थे फ्रेंड जो फूड इंस्पेक्टर के, और उसके बाद में 2013 का फूड इंस्पेक्टर, उसके बाद खाद्य अधिनियम के एमसीक्यू क्वेश्चन डालूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, ये पेपर कटिंग है फ्रेंड्स। मैं पेपर कटिंग के आधार पे आपको बता रहा हूं, जो ये नव भारत की रिपोर्ट के अनुसार। देखिए, फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पिछले समय क्या है, बिलासपुर के शुभम ने टॉप किया था। तो इनका नंबर देख लेते हैं, अभी सभी का नंबर अपन देख लेते हैं कि कितना कितना नंबर इनका आया था। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए शुभम मिश्रा। तो शुभम मिश्रा का कितना है, तो 150 में ये क्या किए थे, टॉप करे थे। 150 में टॉप किए थे। और मैं पहले ही कहा था मैंने फ्रेंड्स कि देखिए 144 नंबर जो है लास्ट में, 144 नंबर लास्ट गया था सिलेक्शन लास्ट टॉप 10 में, जिसमें जनरल कैटेगरी में देख सकते हैं कि 144.44 गया था। पिछले समय पद कम थे फ्रेंड्स, इस समय पद अच्छे पद हैं। ठीक है, इस समय पदों की संख्या ज़्यादा है, पिछले समय पदों की संख्या कम थी। तो टॉप 10 में बता देता हूँ मैं। देखिए, पहले 150 गया था, उसके बाद 147 गया था, उसके बाद सुमित शाह जी का 146, फिर शैलेंद्र शीतलेश कुमार का 145, अमित अमित देवगन का 145, दीपमाला नागदेव का 145। तो देखिए कितना टफ कंपटीशन था। 145 में 1 2 3 4, सिर्फ पॉइंट में 4 जन का सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद देख लीजिए कि 1 2 3, तो फिर 3 जन का, सिर्फ पॉइंट में 3 जन का और सिलेक्शन हुआ है। तो आप अपनी तैयारी तेज करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, अब ये मैंने पूरा डिटेल्स आपको बता दिया है कि टॉप 10 के बारे में। इस समय का भी कि पेपर जो है अगर उसी टाइप का आया तो उस समय भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो ये दो खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2017 का है, उसका मैं आपको क्या करूंगा, 2017 का जो है, सिर्फ इसमें किसका बताऊंगा आपको, खाद्य अधिनियम और कंप्यूटर के क्वेश्चन। देखिए, खाद्य अधिनियम और कंप्यूटर के क्वेश्चन को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले जीके मैंने दे बता चुका है और उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं दे चुका हूं, मैं वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए खाद्य अधिनियम देखते हैं अपन। केंद्रीय सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को निम्नलिखित धारा के अंतर्गत खाद्य सामग्री की कीमतों के चढ़ाव को रोकने का अधिकार दिया गया है। तो किसके, 3A के तहत। किसके तहत, धारा 3A के तहत। फिर से बता देता हूँ, केंद्रीय सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को निम्नलिखित धारा के अंतर्गत खाद्य सामग्री की कीमतों को चढ़ाव को रोकने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 1 धारा 300A के तहत, धारा 300A के तहत। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नांकित में से क्या आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता। तो कौन सा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता। तो सूती कपड़े जो है आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता, जबकि तिलहन हो गया, औषधि हो गया और कच्चा जूट, ये क्या है, आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A के तहत अधिग्रहण का आदेश निम्नांकित के लिए नहीं किया जाता। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A के तहत अधिग्रहण का आदेश निम्नांकित के लिए नहीं किया जाता। तो किसके लिए नहीं किया जाता फ्रेंड्स, तो पशु गाड़ी जलयान का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जाएगा तब तक कि कलेक्टर को समान कारक समाधान कारक रूप से यह सिद्ध ना हो कि वे प्रवाहन के रूप में उपयोग किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा, डी। बाकी सभी को किया जा सकता है, यानी पशु गाड़ी और जलयान को। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्नलिखित निम्नलिखित में से क्या उपरोक्त संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी को उल्लेखित समुचित प्रयोगशाला की श्रेणी में नहीं आता। तो समुचित प्रयोगशाला की श्रेणी में 1986 के अधिनियम के अंतर्गत कौन सा नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी राजकीय विश्वविद्यालय का प्रयोगशाला, कोई भी राजकीय विश्वविद्यालय का प्रयोगशाला जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 संबंधित है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 86 की धारा क्या है, इनमें से कोई से संबंधित नहीं है।
मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन है मैं जो व्यापम द्वारा आंसर लिया गया था उसी के आधार पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कमेंट करके कई जन बोलते रहते ये गलत है वो गलत है, तो बता दूं मैं आपको, जो व्यापक द्वारा आंसर लिया गया उसी के हिसाब से मैं आंसर ले रहा हूँ। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की न्यूनतम कितनी सभा होनी चाहिए? तो प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार सभा होना चाहिए। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की न्यूनतम कितनी सभा होनी चाहिए? तो न्यूनतम क्या है, प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार सभा होनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत किसी भी अपील का प्रावधान नहीं होगा उन प्रकरणों के लिए किसी व्यक्ति को कोई राशि संदाय किया जाना अपेक्षित हो कि बशर्ते है, क्या है बशर्ते, ये पूछा गया है फ्रेंड्स। मैं आपको फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत किसी भी अपील का प्रावधान नहीं होगा उन प्रकरणों के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई राशि संदाय किया जाना अपेक्षित हो, बशर्ते है कि, क्या है शर्ते उसका आंसर है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है उसने निहित प्रक्रिया को उस राशि का 50% जमा किया हो। उसने निहित प्रक्रिया से उस राशि का 50% जमा किया हो, यह सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अपने लोगों को पोषण स्तर यानी पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए और लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए राज्य का प्राथमिक कर्तव्य माना गया है? तो अनुच्छेद 47 के तहत। किसके? अनुच्छेद 47 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन वसूल की जाने वाली रकम पर कितने प्रतिशत की दर ब्याज से वसूला जा सकता है? तो 15% की दर से। क्या है? 15% की दर से। फ्रेंड मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, हो सकता है इसी में से 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड हो जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस अध्याय में है? तो किस अध्याय में? भाग 7 में, अध्याय 7 में। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख भाग 7 में है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। कितने? 5 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूरस्थ पहाड़ी तथा जनजाति में रहने वाले लोगों के लिए किस धारा में प्रावधान दिया गया है? तो धारा 30 में। इसमें धारा 30 में दूरस्थ पहाड़ी एवं जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए किस धारा में प्रावधान दिया गया है? तो धारा 30 में प्रावधान दिया गया है। राज्य खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत कौन सा परिवार पात्र परिवार नहीं उल्लेखित कीजिए? कौन सा परिवार पात्र परिवार नहीं है? पात्र परिवार नहीं उल्लेखित कीजिए। तो प्राथमिक परिवार, सामान्य परिवार, अंत्योदय परिवार, ये सब परिवार क्या है? पात्र परिवार है। जबकि गरीबी रेखा से नीचे परिवार क्या है? पात्र परिवार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है? तो आवश्यक वस्तु में क्या है? किताबें शामिल नहीं है। देखिए आवश्यक वस्तु के 2 क्वेश्चन पूछ लिया है फ्रेंड। तो देखिए औषधि शामिल है, उर्वरक शामिल है और खाद्य पदार्थ शामिल है, किताबें शामिल नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1 अप्रैल 1955 ईस्वी के। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम से बहुत क्वेश्चन पूछे फ्रेंड। तो आप इससे देखने से आपको क्या पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अब तो कंप्यूटर से संबंधित है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स। कल जब मैं 2 वीडियो डाला था तो उसमें सब मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि सर 50 नंबर का खाद्य अधिनियम है, आप 30 नंबर का बता रहे हैं। तो आप खुद गिन लेना, इसमें काउंट कर लेना फ्रेंड्स कि 20 नंबर का कंप्यूटर है और 30 नंबर का जो है वो है क्या है? खाद्य अधिनियम है। 20 नंबर का कंप्यूटर और 30 का खाद्य अधिनियम। तो चलिए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो चतुर्थ पीढ़ी से। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है खाली स्थान कहलाता है मेन मेमोरी। वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क स्थापित करता है क्या कहलाता है? मेन मेमोरी। एक हार्ड कॉपी बनाता है तो लाइन प्रिंटर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो तीनों प्रिंटर जो है यानी लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और प्लॉटर, ये तीनों क्या करते हैं?
हॉट कॉपी बनाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर है तो डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है। पेरिफेरल उपकरण का कौन सा है? तो प्रिंटर जो है वो एक पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है। प्रिंटर क्या है? पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है। एक हाई बीट कंप्यूटर होता है। डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं। तो डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं, इसे ही हाई बीट कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना है स्पैम। तो अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में होता है, तो ब्राउज़र का उपयोग जो है वेब पेज को देखने में होता है। ब्राउज़र का उपयोग जो है वेब पेज को देखने में होता है। खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है, तो कन्फ्रेंसिंग तो क्या है? टेली कन्फर्सिंग जो है ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। टेली कन्फर्सिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। अब देखते हैं साइबर लॉ में डॉस का पूरा रूप क्या है? तो साइबर लॉ में डॉस का पूरा रूप है डिनाइयल ऑफ सर्विस। डिनाइयल ऑफ सर्विस है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कई जन बोलेंगे इसका डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो मैं बता दूं व्यापम द्वारा ये आंसर लिया गया है और इसमें साइबर लॉ पूछा गया। ठीक है, साइबर लॉ पूछा है, तो डिनाइयल ऑफ सर्विस है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं, तो ये रिसाइकल बिन में। कहाँ होते हैं जमा? रिसाइकल बिन में। फिर इसके बाद क्या है? बीच में अभी खाद्य अधिनियम दे दिया गया, फिर कंप्यूटर। तो चलिए देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा आवश्यक वस्तु के उत्पाद प्रदान वितरण नियंत्रण के अधिकार का उल्लेख करता है? तो धारा 3। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा आवश्यक वस्तु के उत्पाद प्रदान वितरण में नियंत्रण के अधिकार का उल्लेख करता है? तो धारा 3। कौन सा? धारा 3 करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अधिग्रहण के आदेश से कोई व्यक्ति कितने समय में किसी ऐसे न्यायिक प्राधिकारी जिसे राज्य शासन की नियुक्ति किया गया हो अपील कर सकता है? तो अपने आदेश के संसूचना के 1 माह के भीतर। कितना? अपने आदेश के संसूचना के 1 माह के भीतर वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा में अधिनियम के उल्लेख के लिए शासित प्रावधान है? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा में अधिनियम के उल्लेख के लिए शास्ति का प्रावधान है? तो धारा 7 के। देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं फ्रेंड। तो कौन सा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत पारित आदेशों का उल्लंघन किया माना जाएगा? तो वह आदेश का उल्लंघन करता है, वह जो को उल्लंघन करने का दुष्प्रेषण करता है। तो दोनों को ही क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा, आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराधों का विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो धारा 12 में दिया गया है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराधों का विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल का प्रावधान किसमें दिया गया है? धारा 12 में दिया गया है। किसमें? धारा 12 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को नियुक्त के लिए गठित चयन समिति में कौन सदस्य नहीं होगा? तो कौन सदस्य नहीं होगा इसको बताना है फ्रेंड। तो ये होगा राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। जबकि कौन कौन होंगे? तो सचिव राज्य शासन विधि विभाग के सचिव होंगे। राज्य शासन विधि विभाग के सचिव होंगे। सचिव राज्य शासन उपभोक्ता मामले के विभाग के सचिव होंगे। सचिव राज्य शासन उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों होंगे, जबकि राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग अथवा जिला फोरम के किसी आदेश का अनुपालन के लिए आने पर अधिक दंड का प्रावधान निम्नलिखित कितना है? तो अधिक दंड का कितना है? तो 3 वर्ष और 10,000 रुपया। 3 वर्ष और क्या है? 3 वर्ष और 10,000 रुपया है। 3 वर्ष तथा 10,000 रुपया है। 3 वर्ष तथा अथवा नहीं है फ्रेंड्स। अथवा यानी क्या होता है? या तो 3 वर्ष या तो 10,000। तो इसलिए 3 वर्ष तथा क्या है? 10,000 रुपया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा विनियम बनाया जा सकता है? विनियम बनाया जा सकता है। तो धारा 30A के तहत। कौन से? धारा 30A के तहत। इसका मैं जो PDF है फ्रेंड्स अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप उस टेलीग्राम में लिंक में जाके देख सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन PDF में फ्रेंड्स कल डालूंगा।
ठीक है, ये आज PDF में कल डालूंगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को पोषणीय सहायता देने का प्रावधान है? तो किसको 2013 के तहत क्या है, खाद्य सुरक्षा 2013 के तहत क्या है, 6 माह के कम आयु समूह के बालकों को, 6 माह तथा 6 वर्ष के तक के आयु समूह के बालकों को, और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बालक को। तो ये उपयुक्त सही है, यानी 6 माह से 14 वर्ष तक के आप बोल सकते हैं, 6 माह से कम और 14 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्विका प्राप्त गृहस्थियों के संबंध में क्या सही नहीं है? तो पूर्विका प्राप्त गृहस्थियों के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देखिए कि पूर्विका प्राप्त गृहस्थी की पहचान के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने का उल्लेख धारा 10 में दिया गया है। पूर्विका का प्राप्त गृहस्थी की पहचान के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने का उल्लेख धारा 10 में दिया गया है। वे मार्गदर्शी सिद्धांत राज्य शासन द्वारा बनाए जाए। वे मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है? राज्य शासन द्वारा बनाए गए, और राज्य शासन को 365 दिन के अनधिक अवधि में मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ऐसे प्राप्त गृहस्थियों को पहचान करेगा। तो ये क्या है, ये तीनों जो है वो सही है, बाकी जो है ये तीनों सही है। राशन कार्ड जारी करने के लिए किस महिला को गृहस्थी के मुखिया माना जा सकेगा? तो किसे माना जाएगा? गृहस्थी में सबसे वरिष्ठ महिला को, और वह महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो। तो ये दोनों को क्या माना जाएगा? गृहस्थी का मुखिया माना जाएगा। राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 की किस धारा के तहत गर्भवती तथा शिशु महिलाओं के लिए निःशुल्क भोजन का योजना बनाई गई है? तो धारा 4 के अनुसार निःशुल्क भोजन की योजना बनाई गई है। निम्न में से किस परिवार के लिए राज्य खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत अनुसूची 1 में दाल देने का प्रावधान नहीं है? तो दाल देने का प्रावधान इनमें से किसी में नहीं है, यानी सामान्य इनमें से किसी में नहीं है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 की अनुसूची 2 में 3 से 6 वर्ष के आयु के समूह के बच्चों को कितनी कैलोरी तथा कितना प्रोटीन देना आवश्यक है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इस चैप्टर से, क्योंकि मैंने देखा कि ये तीनों पेपर में पूछा है इसे यहाँ से क्वेश्चन। तो 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। कितना? 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तथ्यों का रिपोर्ट कौन करता है? तो लोक सेवक करते हैं। देखिए फिर एक आवश्यक वस्तु अधिनियम से क्वेश्चन पूछा है। अब आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, मैं पहले बताया था अभी फिर बता रहा हूं, तो देख लीजिए 20 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन दोनों बार पूछा है, तो संभवतः इस समय भी चांस है 20 नंबर का पूछने का। CPU सीधा खालिस्तान भाषा को समझाता है, तो मशीन लैंग्वेज को समझाता है। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है मशीनी लैंग्वेज को समझाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? तो अरिथमेटिकल यूनिट और लॉजिकल यूनिट दोनों ही क्या करता है? कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स को उत्पन्न करता है? तो प्लॉटर क्या है? अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स उत्पन्न करता है। कौन? प्लॉटर। लेजर प्रिंटर संपादित है, तो पेज प्रिंटर को ही क्या है? लेजर प्रिंटर कहा जाता है। पेज प्रिंटर को ही क्या है? लेजर प्रिंटर कहा जाता है। मैं इसके पूरा डिटेल्स फ्रेंड्स अपने वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ, उसका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में रखा है, आप वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। MS एक्सेल के चार्ट घुसाने को निम्न कौन सा विकल्प सही है? तो इंसर्ट और चार्ट। MS एक्सेल में चार्ट घुसाने का कौन सा विकल्प सही है? इंसर्ट और चार्ट। लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो सॉर्टिंग कहलाता है। लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो GUI लोड होने तथा कंप्यूटर बूट होने के बाद में कौन सा प्रोग्राम चलता है? तो प्रमाणीकरण चलता है। कौन सा? प्रमाणीकरण चलता है। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत होता है, तो 400%। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो 400% होता है। बाहरी आक्रमण से नेटवर्कों को बचाने का तरीका है, तो फायरवॉल है। बाहरी आक्रमणों से नेटवर्क को बचाने का तरीका कौन सा है? फायरवॉल है फ्रेंड्स। तो इसके द्वारा मैं पूरा खाद्य अधिनियम का बता चुका हूँ फ्रेंड। 2017 के पेपर कंप्लीट हो गए हैं, जो 2017 का बाद में हुआ था, जो नवंबर दिसंबर में हुआ था उसका, और जो पहले हुआ है उसका मैं अभी आपको और बताऊँगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा, और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड।